एसबीआई ने एचडीएफसी को पछाड़ा। Q3 रिजल्ट्स में असली किंग कौन? पैसा कहां बनेगा? आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के इस जबरदस्त विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बैंकिंग जगत के इन दो दिग्गजों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारे सामने है भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी बैंक और उनकी तीसरी तिमाही के नतीजों पर हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट। हमारा मकसद सिर्फ नंबर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की रणनीति, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझना है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी ये पता लगाना कि एक निवेशक के लिए इन सब का मतलब क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये मतलब दो अलग अलग दर्शनों की टक्कर है। एक तरफ है सरकारी बेहमूत एसबीआई जो सालों की सुस्ती के बाद अब जागा है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर का बादशाह एचडीएफसी बैंक, जो एक बड़े मर्जर के बाद अपने कदमों को फिर से जमाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की चर्चा का लक्ष्य इन दोनों की असलियत को सामने लाना है। हाँ, ताकि ये समझा जा सके कि भविष्य में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस नंबर पर आते हैं जिस पर सबकी नजर होती है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ एसबीआई का आंकड़ा चौंकाने वाला है। मुनाफा 21,028 करोड़ है। हाँ, रिपोर्ट में इसे सोते हुए दानव का रिकॉर्ड मुनाफे के लिए जागना कहा गया है। ये वाकई प्रभावशाली है। प्रभावशाली तो है, लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है। एचडीएफसी का 18,650 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो फिर बाजार इतना अलग बर्ताव क्यों कर रहा है? क्योंकि बाजार देख रहा है ग्रोथ। इस तिमाही में एसबीआई की मुनाफे की ग्रोथ जबरदस्त रही है, जबकि एचडीएफसी की ग्रोथ वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। रिपोर्ट की भाषा में कहें तो एचडीएफसी एक शक्तिशाली हाथी है जो धीमी और सुरक्षित चाल चल रहा है, लेकिन एसबीआई वो एक चीते की तरह दौड़ रहा है। अच्छा, तो ये सब ग्रोथ का खेल है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई की, मतलब बैंक की कोर कमाई। सही। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बारीकी सामने आती है जो एचडीएफसी की असली ताकत दिखाती है। वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी निम। निम, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे आप बैंक का प्रॉफिट मार्जिन समझिए कि वो अपने दिए गए लोन पर असल में कितना कमा रहा है। एचडीएफसी का निम 3.47% है, जबकि एसबीआई का 3.12%। ओह, तो एचडीएफसी हर लोन पर ज्यादा कमा रहा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्राइसिंग पावर। वो अपने मार्जिन के किले की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अगर एसबीआई का लोन ग्रोथ इतना जबरदस्त है तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी से कम क्यों है? क्या वो मार्जिन पर समझौता कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो क्लासिक ग्रोथ बनाम प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ है। एसबीआई ज्यादा लोन बांटकर अपना साइज बढ़ा रहा है, शायद थोड़ी कम मार्जिन पर, और एचडीएफसी क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। सही, लेकिन एसबीआई के तर्कश में एक और तीर है कि इस कमाई में 15.7% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये कोई वन टाइम गेन है? ये एसबीआई के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ये पैसा फीस, कमीशन, ट्रेजरी ऑपरेशन से हुए मुनाफे और एक विशेष डिविडेंड से आया है। मतलब वो सिर्फ ब्याज पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी कमाई के स्रोत बढ़ा रहे हैं, और जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसका जोखिम कम हो जाता है और भविष्य में आप कह सकते हैं कम से कम 10 गुना बढ़ने की नींव तैयार होती है। ठीक है, तो मुनाफे और कमाई की तस्वीर तो साफ हो गई। एसबीआई मोमेंटम में है, एचडीएफसी क्वालिटी बनाए हुए है। अब बैंक की बुनियाद यानी उसकी एसेट क्वालिटी को परखते हैं। बिल्कुल, और यहाँ दोनों ही बैंक चैंपियन हैं। ग्रॉस एनपीए रेशियो को देखिए, एचडीएफसी का 1.24% और एसबीआई का 1.57%। ये दोनों ही आंकड़े शानदार हैं। तो बहुत शानदार। रिपोर्ट एचडीएफसी की एसेट क्वालिटी को एक चमकता हुआ ताज कहती है, तो एसबीआई के सुधार को 2 दशकों में सबसे कम एनपीए का चमत्कार बता रही है। और उन्होंने इन खराब लोन्स के लिए जो तैयारी की है, यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो भी लगभग 75% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई लोन खराब होता भी है तो बैंक ने उसके नुकसान की भरपाई के लिए पहले से ही 75% पैसा अलग रखा हुआ है। एक मजबूत सेफ्टी नेट। हाँ, ये दिखाता है कि दोनों बैंक भविष्य के किसी भी झटके को सहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं। एसबीआई यहाँ 15.14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में इसे फुल थ्रॉटल पर दौड़ती लोन एक्सप्रेस कहा गया है। हाँ, ये बहुत आक्रामक ग्रोथ है, सिस्टम की औसत ग्रोथ से भी ज्यादा। वहीं एचडीएफसी की 11.9% की ग्रोथ ज्यादा सोची समझी लग रही है। लेकिन यहाँ एक और मीट्रिक है जो एसबीआई को एक
एक अजय बढ़त देता है और वो है कासा रेशियो। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। बिल्कुल, ये बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है क्योंकि इस पे उन्हें लगभग कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। एसबीआई का कासा रेशियो 39.13% है। ये उनकी असली सुपर पावर है। कम लागत वाले फंड्स का एक विशाल महासागर। सही कहा। और यही वो मजबूत आधार है जो भविष्य में कम से कम 10 गुना बढ़ने की क्षमता देता है। एक और मीट्रिक जिसने मेरा ध्यान खींचा है वो है लोन डिपॉजिट रेशियो। एसबीआई का एलडीआर लगभग 73% है, जबकि एचडीएफसी का 88% है। एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, एसबीआई ने लोगों से जितने 100 रुपए जमा किए हैं उसमें से सिर्फ 73 रुपए ही लोन में दिए हैं। अच्छा। उनके पास अभी भी 27 रुपए पड़े हैं जिन्हें वो लोन में दे सकते हैं, वो भी बिना नए डिपॉजिट्स के लिए भागे। रिपोर्ट इसे पूरी तरह से भरी हुई लिक्विडिटी तोप कहती है। और एचडीएफसी? एचडीएफसी ने 100 रुपए के डिपॉजिट पर 88 रुपए का लोन दे दिया है। उन्हें आगे लोन बढ़ाने के लिए और डिपॉजिट्स लाने पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एसबीआई को भविष्य में ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। बिल्कुल। ये तो हुई बैंक की सेहत की बात, लेकिन एक निवेशक के तौर पर असली सवाल ये है कि क्या ये अच्छी सेहत स्टॉक के दाम में दिख रही है? चलिए वैल्यूएशंस पर नजर डालते हैं। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले पी रेशियो देखते हैं। एचडीएफसी का पीई है 18.7, जबकि एसबीआई का है 13.6। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या बाजार ये कह रहा है कि एचडीएफसी की कमाई ज्यादा मूल्यवान है? बिल्कुल, ये क्लासिक क्वालिटी के लिए प्रीमियम बनाम अंडर वैल्यूएशन का मामला है। एचडीएफसी अपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतर गवर्नेंस के लिए हमेशा से एक प्रीमियम पर ट्रेड करता आया है। वहीं एसबीआई अपने हाल के शानदार प्रदर्शन के बावजूद एक आकर्षक छूट पर मिल रहा है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है, क्या ये वैल्यूएशन गैप स्मार्ट निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है? पीबी रेशियो भी यही कहानी कह रहा है। एचडीएफसी 2.48 पर और एसबीआई 1.87 पर, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई में एसबीआई आगे निकल गया है। एसबीआई का ज्यादा रोई आंशिक रूप से ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से है। मतलब वो ज्यादा उधार लेकर ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं। एक तरह से हाँ, एचडीएफसी एक बड़े कैपिटल बेस पर स्वस्थ रोई दे रहा है जो उसकी पूंजी की कुशलता को दिखाता है, लेकिन एक संकेतक है जो एसबीआई के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़ा है, वो है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पीईजी रेशियो पीई को कंपनी की कमाई की ग्रोथ की रफ्तार से तौलता है। आमतौर पर 1 से कम का पीजी रेशियो बताता है कि स्टॉक अपनी कमाई की ग्रोथ के हिसाब से सस्ता हो सकता है। और एसबीआई का पीजी कितना है? एसबीआई का 0.46 का पीईजी अविश्वसनीय रूप से कम है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि एसबीआई की ग्रोथ क्षमता को देखते हुए उसका पीई बहुत ही आकर्षक है। रिपोर्ट में एक प्यूट्रोस्की स्कोर का भी जिक्र है। एसबीआई का स्कोर 79 है। हाँ। ये क्या चीज है? प्योट्रोस्की स्कोर किसी कंपनी की वित्तीय सेहत को मापने के लिए 9 पॉइंट्स का एक चेकलिस्ट है। 7 या उससे ज्यादा का स्कोर बहुत मजबूत माना जाता है। एसबीआई का 79 का स्कोर ये दिखाता है कि वो ऑपरेशनल रूप से बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और एचडीएफसी का? एचडीएफसी का 59 का स्कोर भी ठीक है, लेकिन ये शायद मर्जर से संबंधित कुछ अस्थायी वित्तीय तनाव की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स की कहानी ये है कि एसबीआई ग्रोथ और वैल्यूएशन के मामले में बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन बाजार की चाल कभी-कभी बिल्कुल अलग कहानी बताती है। स्टॉक चार्ट्स क्या कह रहे हैं? और यहीं पर विरोधाभास अपने चरम पर है। एसबीआई का स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1204 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। और एचडीएफसी का स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 831 के करीब है। एक आसमान में है, दूसरा जमीन पर। ये तो वाकई अजीब है। तो क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई संकेत दे रहे हैं, जैसे कि आरएसआई? हाँ, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एसबीआई का आरएसआई 78.1 पर है। 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबॉट माना जाता है, मतलब स्टॉक बहुत तेजी से भागा है और अब थोड़ी थकावट की संभावना है। और एचडीएफसी का आरएसआई 31.0 पर है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। तो क्या यहाँ से एक तकनीकी उछाल आ सकता है? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। ओवरसोल्ड का मतलब है कि स्टॉक में बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो चुकी है और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। और ट्रेंड? एसबीआई एक स्पष्ट अप ट्रेंड में है, अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं एचडीएफसी एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड में है, अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे।
तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिलाकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बन रही है। इन सब विश्लेषणों को समेटते हुए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का अंतिम फैसला क्या है? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट फैसला दिया है, जिसे उन्होंने अलग-अलग समय सीमा में बांटा है। सबसे पहले अगले हफ्ते यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए दोनों ही स्टॉक्स के लिए होल्ड की सलाह है। HDFC ओवरसोल्ड है, एक उछाल आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कमजोर है। और SBI में मोमेंटम बहुत मजबूत है, लेकिन ओवरबॉट होने के कारण प्रॉफिट बुकिंग का खतरा है, तो इस लेवल पर नई खरीदारी से बचने की सलाह है। ठीक है, ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। अब अगर कोई अगले 3 महीनों के नजरिए से देख रहा हो तो अगले 3 महीनों के लिए HDFC के लिए गिरावट पर खरीदें, यानी एक्यूमुलेट ऑन डिप्स की सलाह है। रिपोर्ट का मानना है कि 850 से 875 का स्तर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और SBI के लिए? SBI के लिए भी गिरावट पर खरीदें, यानी बाय ऑन डिप्स की ही सलाह है। 1100 रुपए से 1120 के स्तर को एक मजबूत खरीद अवसर माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, लंबी अवधि यानी इस साल 2026 के अंत तक के लिए क्या नजरिया है? साल 2026 के लक्ष्य के साथ दोनों के लिए बाई की स्पष्ट सलाह है। HDFC के लिए 1100 रुपए से 1200 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। तर्क यह है कि जैसे जैसे मर्जर के फायदे सामने आएंगे, स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। और SBI का टारगेट? SBI के लिए 1350 रुपए से 1400 रुपए का लक्ष्य है। इसका कारण है मजबूत कमाई, आकर्षक वैल्यूएशन और संभावित FII यानी विदेशी निवेशकों की खरीदारी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि हमारे सामने 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ SBI का शानदार प्रदर्शन, मजबूत गति और आकर्षक मूल्यांकन, जो एक वैल्यू और मोमेंटम प्ले है, और दूसरी तरफ HDFC की बेजोड़ गुणवत्ता, प्रीमियम वैल्यूएशन और मर्जर के बाद की अस्थायी चुनौतियां, जो एक क्वालिटी और कॉन्ट्रेरियन प्ले है। बिल्कुल, ये गति बनाम गुणवत्ता की क्लासिक बहस है। SBI ने निश्चित रूप से इस तिमाही में मैदान मार लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन HDFC बैंक जैसे दिग्गज को खारिज करना एक बड़ी भूल होगी। उनके पास वापसी करने की क्षमता और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्या बाजार SBI के हालिया प्रदर्शन को जरूरत से ज्यादा इनाम दे रहा है और HDFC को उसकी लंबी अवधि की चुनौतियों के लिए अनुचित रूप से दंडित कर रहा है? या फिर हम वाकई बैंकिंग जगत में शक्ति के एक मौलिक बदलाव को देख रहे हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ही अगले कुछ सालों में इन दोनों में से असली विजेता को परिभाषित करेगा। ये विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के सौजन्य से था। फाइनेंशियल फ्रीडम और लर्निंग के माध्यम से कमाई के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करें। और अधिक जानकारी के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।